जय हिंद डॉक्टर्स। लास्ट क्लास में कहां तक करा दिया था? क्वेश्चन दिया था। हाँ बोलो। किसी का भी ले सकते हो आप। रेट आप रिएक्टेंट की मदद से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट की भी मदद से निकाल सकते हो। जिसका भी आपको वॉल्यूम प्रोवाइडेड हो उसका वॉल्यूम ले लेना। O2 है, प्रोडक्ट है वो, तो उसका वॉल्यूम ले लेना, है ना? हाँ, एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, है ना? उसको देख लेते हैं। एक क्लास में करा दिया था और एक दिया था, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का करेंगे डबल, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का करेंगे डबल तो हाफ लाइफ हो जाएगी हाफ। यही कुछ कह रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो A01 है ना? एक्सपेरिमेंट अपन ने 2 बार करा सेम रिएक्शन का, और अपन को ऑर्डर फाइंड करना है। तो जब पहली बार एक्सपेरिमेंट करा तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन था A01, T हाफ था T12। अब इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं अपन? डबल कर रहे हैं। मतलब जब अपन ने सेकंड एक्सपेरिमेंट करा तो इनिशियल कंसंट्रेशन को कर दिया डबल, मतलब 2A01। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या हो गई? आधी हो गई। तो यहां पर जब डबल करा ना कंसंट्रेशन, तो हाफ लाइफ क्या हो गई? आधी हो चुकी है। मतलब ये किसकी वैल्यू है? T12 की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है? A02 की वैल्यू है। अब अपन एक्सप्रेशन जानते हैं क्या होता है? T12 अपॉन T12 इज इक्वल्स टू A02 अपॉन A01 की पावर n-1। बस वैल्यूज पुट कर दो। जब वैल्यूज पुट करोगे तो ये हो जाएगा T12 एज इट इज, और T12 क्या हो जाएगा? T12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू A02 की जगह क्या रखेंगे? 2A01 डिवाइडेड बाय A01 की पावर n-1। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 की पावर n-1, यहां 2 की पावर 1। पावर्स को क्या कर दो? इक्वेट कर दो, क्योंकि LHS किसके बराबर है? RHS के बराबर है। साथ ही साथ ये जो नंबर है ये भी बराबर है, तो 1 इज इक्वल टू n-1, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था? अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी थी, साथ ही साथ अपन ने nth ऑर्डर रिएक्शन का भी एक्सप्रेशन देख लिया था। ठीक है, तो मुझे एक बात बता दो फटाफट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जीरो ऑर्डर एंजाइम वाली रिएक्शन, मेटल के सरफेस पे होने वाली रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन, और एसीटोन ब्रोमीन वाली रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल क्या होंगे? ऑल रेडियोएक्टिव डीके, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, decomposition of NH4 NO2 Cl2O7 H2O2 N2O और N2O5, और लास्ट एग्जांपल हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। यही देखा था अपन ने, है ना? मुझे फटाफट एक्सप्रेशन बता दो फर्स्ट ऑर्डर का KT वाला। KT इज इक्वल्स टू 2.303 log A0 अपॉन T हाफ का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0.693 बाय T3/4 का क्या होगा? 2 टाइम्स T हाफ, 2 टाइम्स T हाफ हो जाएगा, है ना? अच्छा, nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन KD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n-1 ब्रैकेट में 1 अपॉन AT की पावर n-1 माइनस 1 अपॉन A0 की पावर n-1। बोलो वापस। KD इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
n माइनस वन ब्रैकेट में 1/at की पावर n माइनस वन माइनस 1/a0 की पावर n माइनस वन। एक और बार 1/n माइनस वन ब्रैकेट में 1/at की पावर n माइनस वन माइनस 1/a0 की पावर n माइनस वन। ठीक है, अब अगर टी हाफ का एक्सप्रेशन निकालना है तो अपन टी की जगह टी हाफ पुट कर सकते हैं, एटी की जगह a0/2 पुट कर सकते हैं, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा nth ऑर्डर के टर्म्स में। या आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या लिखवाया था, के टी हाफ इज इक्वल टू 1/n माइनस वन ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस वन माइनस 1/a0 की पावर। अब अपन यहां पर देखेंगे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर देखते जाओ एक बार, है ना, एक बार में ही कंप्लीट करा दूंगा पूरा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले अपन यहां पर बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स की। एक चीज ध्यान रखना, आपके सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की डिटेल स्टडी दे रखी है, डेरिवेशन दे रखा है, मैकेनिज्म दे रखा है, एक्सप्रेशंस दे रखे हैं। पर अगर मैं बात करूं nth ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की एंड सो ऑन, इन सबके डेरिवेशन नहीं दे रखे हैं, आपको डायरेक्टली एक्सप्रेशन याद करना है। और एक्सप्रेशन अगर याद नहीं भी करो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अपने पास nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन है। n की वैल्यूज पुट करो, उसी ऑर्डर का एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक्सेप्ट वन, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब सबसे पहले अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो याद करो, मैंने आपको बताया था कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं, एनसीईआरटी में इनके बारे में बात करी गई है, इनके एग्जाम्पल्स भी मेंशन करे गए हैं, तो इनके एग्जाम्पल तो याद होने चाहिए। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर याद होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ भी पूछ सकता है एग्जामिनर। पर अगर बात करें सेकंड ऑर्डर के एग्जाम्पल की, थर्ड ऑर्डर के एग्जाम्पल की, इसके बारे में एनसीईआरटी में कहीं जिक्र भी नहीं है, और वैसे ही एग्जाम्पल इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनके एग्जाम्पल अपन याद भी नहीं करेंगे। बात करी भी नहीं गई है और इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं, तो अपन याद नहीं करेंगे। बस मैं चाहूंगा सेकंड ऑर्डर में सिर्फ एक एग्जाम्पल आप याद रखो, सिर्फ एक एग्जाम्पल, वो आपको समझ में आ जाएगा क्यों कह रहा हूं मैं। इसका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। और अगर इसकी बात करें तो यहां पर होता क्या है, हाइड्रोलिसिस होता है, किसका, एस्टर का, इन एल्कलाइन मीडियम। अब समझ में आ गया होगा आपको क्यों इसको याद करना है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एल्कलाइन मीडियम फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। साथ ही साथ एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था, ऑर्डर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, अगर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज करोगे ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यहां पर अपन कौन सी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन। H प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे एसिडिक मीडियम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज करोगे मतलब OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि एल्कलाइन मीडियम हो चुका है ना। तो यहां पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो रिएक्शन कैसी नजर आएगी, CH3COO C2H5 प्लस NaOH gives CH3COO Na प्लस C2H5OH। मुझे तो एक क्वेश्चन का जवाब दो आप, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम एलिमेंट्री रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कैसे कह सकते हो? बिल्कुल सही कह रहे हो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम। एग्जांपल किसका था, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल था, और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होती है ना। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, हाइड्रोलिसिस हो रहा है एस्टर का एल्कलाइन मीडियम में, तो अपन यहां पर कह सकते हैं कंपेयर करते हुए कि ये भी क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, ये भी क्या होगी, एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। अब आप मुझे बताओ, एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में क्या मॉलिक्युलरिटी डिफाइन है या नहीं है, डिफाइन है, तो आप मुझे यहां पर मॉलिक्युलरिटी देख के बता सकते हो कितनी होगी, 1 + 1 = 2। और मुझे पता है एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, बराबर, मॉलिक्युलरिटी है 2 तो ऑर्डर भी होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मॉलिक्युलरिटी 2 है तो प्यार से इसको क्या बोलूं, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है,
एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत एग्जाम्पल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना चाहिए। अब एक लिखवा रहा हूं तो थोड़े और लिखवा लेता हूं, पर याद ये होना चाहिए। 2HI gives H2 plus I2, H2 plus I2 gives 2HI। याद करो ये दोनों एग्जाम्पल अपन जब मॉलिक्युलैरिटी पढ़ रहे थे वहां पर लिखे थे, और मैंने बोला था मान लो ये क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब एलिमेंट्री रिएक्शन के केस में मॉलिक्युलैरिटी किसके बराबर हो जाएगा, ऑर्डर के बराबर। यहां पर मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, 2, ऑर्डर भी है 2। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है अब इनके एक्सप्रेशन की बात करें, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन की बात करें, अब इधर देख लो, बाद में लिखना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एक्सप्रेशन की बात करें तो अपन को nth ऑर्डर का एक्सप्रेशन पता है। अब वहां पर n की वैल्यू क्या पुट करें, 2 पुट कर दें, तो n की वैल्यू अपन क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। अब एक्सप्रेशन आपको याद है ना, अपन सिर्फ डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे। मुझे एक बताओ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, KT इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, n की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 1, ब्रैकेट में 1 अपॉन AT की पावर n माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन AT की पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1, यही होगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो बोल सकता हूं KT इज इक्वल टू 1 अपॉन AT माइनस 1 अपॉन A नॉट, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब याद करो एक टर्म और पढ़ देते अपन, हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड किससे रिप्रेजेंट करते थे, टी हाफ से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, हाँ T 50% से भी रिप्रेजेंट करते थे। तो टी हाफ निकालने के आपके पास दो तरीके हैं, दो मेथड की मदद से टी हाफ निकाल सकते हो। पहला मेथड याद करो, टी हाफ का nth ऑर्डर के लिए आपको एक्सप्रेशन पता है, याद है, वहां पर n की वैल्यू 2 पुट करना, मतलब एक्सप्रेशन क्या है, KT इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन A नॉट की पावर n माइनस 1, वहां 2 पुट कर देना, एक्सप्रेशन आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में निकाला था और nth ऑर्डर में भी निकाला था। तो क्या करेंगे, टी को किससे रिप्लेस करेंगे यहां पर, टी हाफ से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए नॉट से, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को एटी से। अब अगर आपसे बोल दे टी हाफ पीरियड पर आपको यह पता लगाना है फाइनल कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट का, तो मुझे एक बात बताओ, टी हाफ का मतलब क्या होता है, आधा रिएक्टेंट खत्म हो गया, जितनी देर में आधा रिएक्टेंट खत्म हुआ उसको बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, है ना। इनिशियल कितना लिया था ए नॉट, तो खत्म कितना हुआ ए नॉट बाय 2, तो बचा कितना, तो 80 का मतलब क्या होता है, जो खत्म हुए जो बचा, जो बचा, तो बचा कितना ए नॉट बाय 2। अब ये वैल्यू यहां पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, के टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 80 की जगह क्या रखेंगे ए नॉट बाय 2 माइनस 1 अपॉन ए नॉट, तो टी हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखो इसको बोल सकता हूं 2 पर आ जाएगा, तो ये हो गया 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट, 2 अपॉन ए नॉट माइनस 1 अपॉन ए नॉट, तो रह क्या 1 अपॉन ए नॉट, ये के भी नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए नॉट के, तो ये हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नॉट के। ठीक है, अच्छा जब इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मुझे बताओ टी 100% क्या होगा, टी 100% का मतलब क्या होता है ये बता दो पहले तो, 100% रिएक्टेंट खत्म हो गया, 100% रिएक्टेंट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ यहां पर 80 की वैल्यू क्या रखूं, 0 या 100, 0, ये बात समझ में आती है। अब 80 की वैल्यू 0 पुट करो, 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस समथिंग, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय समथिंग, तो कह सकता हूं टी 100% इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और ऐसी कौन सी रिएक्शंस होंगी जो इनफाइनाइट टाइम में खत्म हो रही है, ये वाली, ये सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल पता है,
है ना, यही रिएक्शन होंगी जो इनफाइनाइट टाइम पे जाके खत्म होंगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब इतना समझ में आता है तो एक और बात बताओ ना, यूनिट ऑफ के क्या होगी? जनरल यूनिट बताओ, जनरल यूनिट, जनरल यूनिट। मोलर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स, यही होती है। एन की जगह क्या पुट करेंगे? 2। तो मैं बोल सकता हूं मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस 2 टाइम इनवर्स। अरे यही बोलूंगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स की पावर -1 टाइम इनवर्स, यही होगा। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं? मोलर इनवर्स टाइम इनवर्स। गैसेस रिएक्शन के केस में अपन बोल सकते हैं एटीएम इनवर्स टाइम इनवर्स। अब इधर देखो, जब इतना आ रहा है समझ में, तो अब बताओ ग्राफ कैसे बनेंगे? हाँ, तो बताओ पहला ग्राफ कैसे बना है? कुछ भी अगर एग्जामिनर पूछेगा तो दिखाएगा, है ना। अब यहां पर क्या दिखाया जा रहा है आपको? आपको ग्राफ बनाना है 1/80 वर्सेस टी के बीच में। क्या आप बना लोगे? तो एक बात बताओ, पहला स्टेप क्या था? वर्सेस से पहले वाली टर्म का जाएगी, तो वाई एक्सेस पे क्या रखूं? 1/80। एक्स एक्सेस पे क्या रखूं? दूसरा स्टेप क्या था? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन क्या होगी? के टी इज इक्वल टू 1/80 माइनस 1/A0। और तीसरा स्टेप क्या था? वाई एक्सेस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो। वाई एक्सेस पे कौन सी टर्म है? 1/80, तो ये हो जाएगा 1/H इज इक्वल टू के डी प्लस 1/A0। ये बात समझ में आ रही है? तो एक बात मुझे बताओ, क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नजर आ रही है? क्या ग्राफ बन जाएगा? ये कहां पर है? वाई पर। ये कहां पर है? एक्स के साथ वाली टर्म। इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी भी टर्म। ये बात समझ में आ रही है? मुझे बताओ इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, मतलब ये कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 1/A0 के बराबर होगी। अच्छा, मुझे बताओ स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन ऊपर या नीचे? स्लोप के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, जब इतना आ रहा है तो बताओ टी हाफ वर्सेस 1/A0 का कर्व कैसे होगा? मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप ही को बताना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? वाई एक्सेस पे किसको रखूं? एक्स एक्सेस पे किसको रखूं? 1/A0 को। दूसरा स्टेप क्या था? इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन टी हाफ इज इक्वल टू 1/A0 के। और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? वाई एक्सेस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, पहले से ही मौजूद है। तो मैं कह सकता हूं ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, इसके साथ वाली टर्म एम। सर इंटरसेप्ट कहां है? ये रहा, ये रहा। तो आप मुझे बताइए स्ट्रेट लाइन शुरू कहां से हो रही है? स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, पॉजिटिव भी कितना पॉजिटिव? के या 1/के? ये बात समझ में आ रही है? कॉपी करो फटाफट। फटाफट कॉपी करो। हाँ बोलिए। ये अपन नहीं पता लगा सकते। बस मैंने आपको क्या बताया था, आप ऐसे सोच सकते हो कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम एलिमेंट्री होती है। वो अपन को पता है क्योंकि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। उसी को कंपेयर करके या आप उसी को ऐसे रिजेंबल करके ये सोच सकते हो कि ये भी क्या होगी? एलिमेंट्री होगी। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स अपन नहीं पता लगा सकते, एक्सपेरिमेंट की मदद से ही पता लगा सकते हैं।
सेपोनिफिकेशन की स्पेलिंग है SAPONIFICATION, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पेलिंग बिल्कुल सही लिख रखी है मैंने। लिख लिया? फटाफट लिखो। लिख लिया? एग्जाम्पल तो लिख लिए होंगे। ऐसे ही आदत है। मतलब मैं अपने आप को सेटिस्फाई करता हूँ कि हाँ मैं ला चुका हूँ इसको। भरोसा नहीं होता ना मेरे को अपने आप पे, फिर ऐसे ही करता हूँ ऐसे कि चलो ठीक है आ गया। हैं? मिटा दूं इसको? सेकंड ऑर्डर के बाद कौन सी ऑर्डर आएगी? थर्ड ऑर्डर, बट नेचुरल सी बात है, कॉमन सेंस है, थर्ड ऑर्डर आएगी। और मजा आएगा थर्ड ऑर्डर में। लिख लिया? फटाफट बनाओ फटाफट। आज आपकी बहुत अच्छी बात है, तो 3:30 बना दूंगा अभी मैं, टेंशन नहीं मतलब। इसलिए तो 3:30 कर रहा हूँ मैं। इसलिए मैंने आपको सैटरडे को बहुत होमवर्क दिया था, ताकि आपका ध्यान इधर उधर ना जाए। अच्छा अब इधर देखो। हेडिंग डालेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन।
थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। बस 5 मिनट देख लो, 5 मिनट में खत्म हो रही है। देख लो इधर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, लिख लिया नहीं है? फटाफट बनाओ, फटाफट फटाफट बना दो। देखो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है, एग्जांपल्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है ना। फॉर्मेलिटी के लिए अपन पढ़ रहे हैं थर्ड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी सिलेबस में नहीं है। आपको क्या करना है, nth ऑर्डर वाले एक्सप्रेशन में n की जगह क्या रखना है, 3 पुट करना है। कर दो, एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, kt इज इक्वल टू 1/3 - 1, ब्रैकेट के अंदर 1/at की पावर n - 1, n की जगह क्या आ जाएगा 3 - 1/a0 की पावर n - 1, 3 - 1। तो यहां पर अपन कह सकते हैं kt का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, kt इज इक्वल टू 1/2 1/at² - 1/a0²। पता है आपको दुख इस बात का नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा, आपको दुख इस बात का है कि मैं नहीं लिख रहा हूं, है ना। अब हाफ लाइफ पीरियड की बात करें, हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं। nth ऑर्डर वाला टी हाफ का एक्सप्रेशन आपको पता है, वहां पर n इज इक्वल टू 3 पुट कर देना, या आप क्या करो इस एक्सप्रेशन में t की जगह क्या पुट करो, टी हाफ, और at की जगह क्या पुट करो, a0/2। तो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, k टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 1/at की पावर 2 लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/a0/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/a0², लिख सकता हूं ऐसे, है ना। अब ये जब ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर 2 बन के जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/a0² माइनस 1/a0², तो ये हो जाएगा 3/a0²। तो टी हाफ का एक्सप्रेशन आ जाएगा 3/2 के a0²। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, टी 100% की बात करें तो टी 100% का मतलब क्या होता है, 100% रिएक्शन खत्म हो गई। अब अगर 100% रिएक्शन खत्म हो गई तो रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 0 0 पुट करो, इनफाइनाइट हो जाएगा। यूनिट ऑफ के की बात करें, यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स की पावर 1 माइनस n, n कितना है 3 टाइम इनवर्स, तो 1 माइनस 3 कितना होता है -2, तो ये हो जाएगा मोलर की पावर -2 टाइम इनवर्स। यहां पर ऐसे कह दे मोल लीटर इनवर्स की पावर -2 टाइम इनवर्स। ये बात समझ में आ रही है? ग्राफ की बात करें, वाह, ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करना है, 1/at² वर्सेस t के बीच में। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, पहला स्टेप क्या है, वर्सेस से पहले वाली टर्म y पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म x पर। दूसरा स्टेप क्या था, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन। इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन ऐसे लिख सकता हूं, 2kt इज इक्वल टू 1/at² माइनस 1/a0²। ये 2 उधर चला गया, वही बन जाएगा। और तीसरा स्टेप क्या था, y एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो। y एक्सिस पे कौन सी टर्म है, 1/at² इज इक्वल टू 2kt प्लस 1/a0²। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कहां पर है, y पर, ये कहां पर है, x पर। इसके साथ वाली टर्म स्लोप, और इन दोनों टर्म्स के अलावा कुल मिलाकर जितनी टर्म, इंटरसेप्ट हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, इंटरसेप्ट पॉजिटिव या नेगेटिव, इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव। अच्छा, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, तो स्ट्रेट लाइन ऊपर या नीचे। अच्छा मुझे बताओ, स्लोप कितना पॉजिटिव, कितना के, पक्का, पक्का ना, ध्यान रखना 2 के है ना, अभी कुछ बताऊंगा। अच्छा, तो दूसरा ग्राफ है वो अपन को बनाना है टी हाफ वर्सेस a0² के बीच में, टी हाफ वर्सेस 1/a0² के बीच में। ठीक है, अब अगर अपन यहां पर बात करें तो पहला स्टेप क्या है, वर्सेस से पहले वाली टर्म कहां रखो, y पर, वर्सेस के बाद वाली टर्म कहां पर रखो, x पर। दूसरा स्टेप क्या है, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन, इन दोनों टर्म्स को रिलेट करने वाली इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू 3/2 के a0²।
ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस पे जो टर्म है उसको एक तरफ ले लो, बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ ले लो, पहले से ही मौजूद है ना। तो मैं यहां पर कह सकता हूं ये क्या हो गया, वाई 1/a0 स्क्वायर क्या हो गया, x। इसके साथ वाली टर्म क्या हो जाएगी, स्लोप। सर इंटरसेप्ट कहां है, ये रहा 0। अब आप मुझे बताओ स्ट्रेट लाइन कहां से शुरू हो रही है, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ही, कितना पॉजिटिव, 3/। मॉड्यूल का पेज नंबर 51 खोलो, मॉड्यूल का पेज नंबर 51, मोबाइल से बिल्कुल नहीं खोलना है। कोई बात नहीं, आपको लाना चाहिए था, मिलने लग गए हैं, फ्राइडे से मिलने लग गए। कोई बात नहीं, ले आना, कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं बता रहा हूं, है ना। पेज नंबर 51, है ना। आप पेज नंबर 51 पे देखिए, दो ग्राफ नजर आ रहे होंगे आपको। पहले ग्राफ का स्लोप बता दो मुझे पढ़कर, क्या है, और यहां पर अपन ने क्या निकाला है, 2k। तो अब आप मुझे बताओ, आप सही है मॉड्यूल, मैं पूछा आप सही है मॉड्यूल, आप सही हो। तब आप मुझे बताओ, आप इंटेलिजेंट या मॉड्यूल, अपन इतने इंटेलिजेंट बन गए हैं कि मॉड्यूल में करेक्शन ढूंढ सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। उसको 2k कर देना। फटाफट कॉपी करो इसको। मतलब आपने केमिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया और मॉड्यूल को भी पीछे छोड़ दिया। एग्जाम्पल एग्जाम्पल नहीं लिखना, लिखो डायरेक्ट थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और शुरू हो जाओ यहां से। n माइनस n-1, ऐसा कुछ है क्या, आपने कुछ, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं, जरूरत नहीं पड़ी थी मेरे को, होगा तो सही, अच्छी बात है। लिख लिया।
लिख लिया? क्वेश्चन लिखेंगे? नहीं, नहीं बोल सकते। ऑर्डर नेगेटिव भी होता है। वो आपको मेंशन करेगा। 1/80 स्क्वायर बोल देगा ना, तो 80 स्क्वायर की बात है, तो ना तो 0 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 2 हो सकता है, 3 होगा। ये तो समझ में आ जाएगा। पर सपोज करो ऐसे बोल दिया, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का कर्व बनाओ, है ना, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का कर्व बनाओ, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भी 0 का है या फर्स्ट का है, तो फिर वहां पर मेंशन करेगा आपको। यहाँ तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ना, 1/80 स्क्वायर की बात कर रही है, मतलब बाय डिफॉल्ट थर्ड ऑर्डर में एक्सप्रेशन आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे? ये घर से करके लाना क्वेश्चन। इन अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, in a second order reaction, both the reactants have, in a second order reaction, both the reactants have equal initial concentration, both the reactants have equal initial concentration, full stop. Both the reactants have equal initial concentration, full stop. The time taken for 60% completion of reaction, the time taken for 60% completion of reaction is 3000 seconds. The time taken for 60% completion of reaction is 3000 seconds, full stop. What will be the time taken for, what will be the time taken for 20% completion of reaction? What will be the time taken for 20% completion of reaction? घर से करना, ठीक है? आंसर बताऊं क्या? लाने में आसानी होगी। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें अपन, तो अभी तक अपन ने क्या पढ़ लिया है एक बार उसको देख लेते हैं, और आगे क्या पढ़ने जाएंगे उसको भी देख लेते हैं, ठीक है?
याद करो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में अपन कुल मिलाकर 3 टॉपिक पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जब अपने शुरू करा था तो अपन ने डी बाई डी टी फॉर्म में भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था, रेट लॉ की मदद से भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था, और रेट लॉ की मदद से जब अपन ने रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखा था वो रेट थी इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। फिर वहां पर उसके आगे अगर अपन बात करें तो वहां पर अपन ने देखा था मॉलिक्युलैरिटी, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तक रेट ऑफ रिएक्शन चला था। उसके बाद अगर अपन बात करें मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में अपन ने सबसे पहले देखा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर अपन ने देखा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फिर अपन ने देखा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब अपन यहां पर देखेंगे कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अभी तक जितना भी पोर्शन अपन ने करा है यहां से न्यूमेरिकल्स की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल्स ज्यादा बनते हैं, पर अगर एग्जामिनर इसी चैप्टर से थ्योरेटिकल पोर्शन हिट करना चाहता है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपसे पूछना चाहता है, तो अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कोलिजन थ्योरी से, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत शानदार वाले बनते हैं यहां पर कोलिजन थ्योरी, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी की बात करें तो कोलिजन थ्योरी में भी अपन कहीं ना कहीं मैकेनिज्म के बारे में ही बात करते हैं। रिएक्शन कैसे हो रही है, रिएक्शन को होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, कौन से कोलिजन की मदद से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ये इन सभी चीजों के बारे में अपन कोलिजन थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। अब कोलिजन थ्योरी थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। तो जब भी थ्योरेटिकल पार्ट अपन पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा रटना पड़ेगा, नहीं, आपको सिर्फ यहां पर समझना है, याद कराने की मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। आप चीजें बस समझ जाओ जो मैं समझाना चाह रहा हूं, एक बार समझ में आ गई चीजें तो आराम से याद हो जाएगा, और मेरी गारंटी मैं याद करवा दूंगा। पर ध्यान से सुनना पहली चीज, क्योंकि यहां पर दो एनर्जी के बारे में अपन पढ़ेंगे, वो दो एनर्जी पूरे साल भर समझ में नहीं आती है, कंफ्यूजन रहता है, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते कि इन दोनों एनर्जी के बीच में डिफरेंस है तो क्या है। तो ध्यान से समझना है इस टॉपिक को, पहली चीज। दूसरी चीज, हो सकता है आपके दिमाग में डाउट आए बीच में, है ना, बहुत पॉसिबिलिटी होती है, पर मैं पता है जब भी कोई भी टॉपिक पढ़ाता हूँ ना, लेयर बाय लेयर पढ़ाता हूँ, एक लेयर खत्म तो उसके बाद दूसरी लेयर पे बात करेंगे, दूसरी लेयर खत्म तो तीसरी लेयर पर बात करेंगे, तो ऐसे लेयर बाय लेयर में ना टॉपिक को खोलता हूँ। कभी कभार ऐसा होता है किसी का ज्यादा दिमाग चलने लगता है, वो डायरेक्टली 10th या 12th लेयर पे जाना चाहता है। आपका जो भी डाउट हो आप लिख लेना, है ना, कोलिजन थ्योरी आज भी खत्म नहीं होगी, कल जाके खत्म होगी, तो जो भी डाउट है लिख देना, पर जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ना आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, सारे के सारे, और जिसके रह जाते हैं वो मेरे से पूछ लेना, मैं कहीं भाग थोड़ी ना रहा हूं ये थ्योरी पढ़ाकर, है ना। तो आप उसको लिख लेना, पर जैसे ये थ्योरी कंप्लीट होगी ना फटाफट लिख लेना, डाउट आया अरे यार गैसेस रिएक्शन की बात चल रही है, दूसरी और रिएक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे सर, लिख लेना, हो सकता है एक्सेप्शन हो, थ्योरी से पहले ही एक्सेप्शन बता दूंगा तो समझ में ही नहीं आएगा, थ्योरी है नहीं, थ्योरी के बारे में पता नहीं है, पहले एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, है ना। तो लिख लेना, ऐसे कहीं भी डाउट हो ना लिख लेना, शॉर्ट में लिख लेना, और भूल जाना उस डाउट को, जो समझाने की कोशिश कर रहा ना उसको सुनते रहना। अब अगर कोलिजन थ्योरी की बात करें तो कोलिजन थ्योरी दो केमिस्ट ने दी थी, मैक्स स्ट्रॉड्स और विलियम लुइस, मैक्स स्ट्रॉड्स और विलियम लुइस ने मिलकर ये थ्योरी दी थी। अब अगर इस थ्योरी की बात करें तो इन्होंने जब ये थ्योरी लिखी तो एक थ्योरी को कंसिडर करते हुए इस थ्योरी को लिखा गया, इस थ्योरी को लिखने के लिए इन्होंने क्या करा, एक थ्योरी कंसिडर करी, और जो थ्योरी इन्होंने कंसिडर करी, जिसकी हेल्प ली इन्होंने, उसे बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, प्यार से बोलेंगे केटीजी। तो अपन कह सकते हैं ये जो थ्योरी है ये किस पर बेस्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर बेस्ड है। तो पहला पॉइंट लिखना, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन, फटाफट लिखना, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, this theory is based on kinetic theory of gases. अब बाद में यार प्लीज डिस्टर्ब मत करो बीच में, है ना। This theory is based on kinetic theory of gases. Next point लिखना, it was given by Max Strotz.
एंड विलियम लुइस। इनकी स्पेलिंग आप अपने अकॉर्डिंग मत लिखना, जो इनके मम्मी पापा ने सेट करी है ना वही लिखना। मैक्स टॉर्च एंड विलियम लुइस। अच्छा एक बात बताओ, मैं चेक तो करूं आपका दिमाग चल भी रहा है नहीं चल रहा। मुझे एक बात बताओ, ये जो केमिस्ट है ये देसी या विदेशी? अगर देसी होते तो चुन्नू मम्नू पप्पू राजू पोपट नाम होता। मतलब ऐसे नाम तो है नहीं, मतलब ये विदेश के हैं। चलो मतलब दिमाग चल रहा है, मतलब अब आप जवाब दे पाओगे। अब ये थ्योरी क्या कहती है इसको समझना है ना, दिमाग भी यूज करेंगे है ना, यूज करते करते जवाब देना। थ्योरी क्या कहती है, इन्होंने बोला था किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच में कोलिजन होना मस्ट है, मैंडेटरी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए रिएक्टिंग स्पीशीज, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना मस्ट है। अगर कोलिजन होगा तो रिएक्शन होगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, मतलब अगर किसी भी रिएक्शन को अपन को कराना है तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना मस्ट है। अगर मैं ऐसे बात करूं, A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, तो अब आप मुझे बताओ अगर ए के साथ टकरा रहा है, बी के साथ टकरा रहा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? जब तक रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं टकराएंगी तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और जब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फॉर अ रिएक्शन टू अकर देयर मस्ट बी कोलिजन इन बिटवीन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory according to this theory for a reaction to occur, for a reaction to occur there must be, for a reaction to occur there must be collision between reacting molecules, there must be collision between reacting molecules। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के बेसिस पर दो कंक्लूजन इन्होंने डिड्यूस करे थे। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बेसिस पर दो कंक्लूजन निकाले थे इन्होंने। ठीक है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं डायरेक्टली आपको दो कंक्लूजन बता दूं। आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, मॉड्यूल को पीछे छोड़ चुके हो, बहुत सारे केमिस्ट को भी पीछे छोड़ चुके हो, है ना, बताया था मैंने पहले भी, बहुत सारे केमिस्ट को पीछे छोड़ चुके हो आप। तो मैं खुद चाहता हूं कि आप वो कंक्लूजन खुद डिड्यूस करो, मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप बताओ आंसर यही जवाब दो, नहीं, आप अपना दिमाग लगाओगे अपने आप कंक्लूजन निकाल पाओगे। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट ये कह रहा है किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होना मस्ट है। रिएक्शन कब होगी? जब कोलिजन होगा। तो आप मुझे बताओ अगर कोलिजन नहीं होगा तो क्या रिएक्शन होगी? नहीं होगी। मतलब कोलिजन होगा तो रिएक्शन होगी। अब आप मुझे बताओ अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी। अगर रिएक्शन ज्यादा होगी तो प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन। ये बात समझ में आती है? अगर रिएक्शन ज्यादा होगी तो ये ज्यादा कब होगी? जब कोलिजन ज्यादा होगा। मतलब कोलिजन होगा ज्यादा तो रिएक्शन भी होगी ज्यादा। अगर कोलिजन होगा कम तो रिएक्शन भी होगी। ये बात समझ में आती है? यही चीज इन्होंने कंक्लूड करी थी स्टेटमेंट के बेसिस पर कि अगर क्या कह रहे थे ये, इन्होंने बोला था कि अगर कोलिजन होगा ज्यादा तो रिएक्शन भी होगी ज्यादा, अगर कोलिजन होगा कम तो रिएक्शन भी होगी कम। ये इन्होंने कंक्लूजन डिड्यूस करा था इसके बेसिस पर। ठीक है, अब आप मुझे बताओ ये आपने ही करा है किसी और ने करा? आपने ही करा है। तो आप मुझे बताओ आप इंटेलिजेंट, ये दोनों आप इंटेलिजेंट हो, ये बात समझ में आ रही है?
अब इन्होंने जब ये कंक्लूजन डिड्यूस करा तो इनके दिमाग में एक बात आई। बात क्या आई कि ये जो थ्योरी है ये किसके इर्द गिर्द घूम रही है? कोलिजन के, है ना। मतलब यहां पर जो कोलिजन है वो मेन फैक्टर है, मेन क्राइटेरिया है। तो इन्होंने क्या करा, एक टर्म लिख डाली, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको लिखेंगे। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं अपन जेड से, इसको लिखना। इसमें लिखना, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। इट इज डिफाइंड एज total number of collisions. It is defined as total number of collisions. It is defined as total number of collisions per second in unit volume. It is defined as total number of collisions per second in unit volume. Per second in unit volume. तो एक चीज इनको समझ में आई कि जो थ्योरी है ये किसके इर्द गिर्द घूम रही है? कोलिजन के। तो इन्होंने एक टर्म डिफाइन कर दी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुल मिलाकर जितने कोलिजन हो रहे हैं उसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में यूनिट वॉल्यूम के अंदर कुल मिलाकर जितने भी कोलिजन होते हैं उसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और इन्होंने क्या करा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डिफरेंट गैसियस रिएक्शंस के लिए कैलकुलेट कर ली। किसके लिए कैलकुलेट कर ली? डिफरेंट डिफरेंट गैसियस रिएक्शंस के लिए इन्होंने क्या कर ली? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। जब इन्होंने कैलकुलेट करी तो जो वैल्यू निकल कर आई वो ज्यादा आनी चाहिए, कम? गैसियस रिएक्शन के बीच में गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होंगे उनके बीच में कोलिजन ज्यादा हो गया, कम? ज्यादा होगा। ज्यादा ही नहीं, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू निकल कर आई। लिखना पॉइंट। जनरली द वैल्यू ऑफ z इज वेरी हाई। जनरली द वैल्यू ऑफ z इज वेरी हाई। जनरली द वैल्यू ऑफ z इज वेरी हाई for gaseous reactions. Generally, the value of Z is very high for gaseous reactions. That is 10 to the power 25 to 10 to the power 28 collisions. That is 10 to the power 25 to 20 to the power 28 collisions per second in unit volume. Per second in यूनिट वॉल्यूम। बोर्ड पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर इस वैल्यू को देखें तो ये वैल्यू बहुत बड़ी है क्या? ये बहुत बड़ी नहीं, बहुत 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 बड़ी है। इसका बड़प्पन आपको नजर नहीं आ रहा है। घर पे जाना, 1 लिखना और इसके आगे 25 जीरो लगाना। आपकी गिनती खत्म हो जाएगी पर इसके जीरो खत्म नहीं होंगे। लाख के बाद क्या आता है? करोड़। करोड़ के बाद क्या आता है? अरब। अरब के बाद खरब। खरब के बाद 10 खरब। फिर खरब के बाद आता है नील, फिर आता है शंख, फिर पदम। नील, शंख, पदम। इसके आगे आपको नहीं आता है। आप तो खरब तक ही रुक जाओगे, फिर कहोगे 100 खरब, 1000 खरब, 1 लाख खरब, ये करते रहोगे, है ना। ये सब खत्म हो जाएगा पर इसके जीरो खत्म नहीं होंगे। और देखो ये मोल से भी बड़ी वैल्यू है। बात समझ में आ रही है? पर अभी भी आपको इसका बड़प्पन नजर नहीं आ रहा है। समझाता हूं मैं आपको। एक सेंटीमीटर पता है कितना होता है? इतना सा होता है। 10 टू दी पावर माइनस नहीं कह रहा हूं, इतना सा होता है ना। इतना सा होता है, जरा सा होता है, इतना सा, है ना। ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, है ना। वरना ऑनलाइन वालों को सिर्फ ये डॉट नजर आएगा, है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का डब्बा, इतना सा। 1 सेंटीमीटर क्यूब के डब्बे में 1 सेकंड के अंदर इतने कोलिजन हो रहे हैं। अब समझ में आ गया होगा, बहुत बड़ी वैल्यू है,
बहुत बड़ी वैल्यू है। और जैसे ही इन दोनों ने ये वैल्यू देखी, इनकी थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट मार गई। कैसे? सुनना ध्यान से। इन्होंने क्या बोला? कोलिजन होंगे तो रिएक्शन होगी। दो पॉइंट आपने कंक्लूड करे। अगर कोलिजन होंगे ज्यादा तो रिएक्शन भी होगी। कोलिजन ज्यादा नहीं, बहुत बहुत ज्यादा हो रहे थे। अब अगर इतने ज्यादा कोलिजन होंगे तो रिएक्शन तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। गैसियस रिएक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। पर अभी भी वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में खत्म हो रही थी। ये बात समझ में आ रही है? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में खत्म हो रही थी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट मार गई? क्योंकि अगर इतने कोलिजन हो रहे हैं, थ्योरी क्या कह रही? कोलिजन होंगे, रिएक्शन होगी। ज्यादा कोलिजन, ज्यादा रिएक्शन। अब इतने कोलिजन हो रहे हैं तो रिएक्शन तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जानी चाहिए। थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट मार गई। हाँ, बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि रिएक्शन हुई तो कब हो गई। देखा, रिएक्शन हो चुकी है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। ठीक है, तो इनको लगा कि यार थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट मार गई। तुरंत दौड़े अपने घर, किताबें खोली वापस और पढ़ने लग गए। दोनों के दोनों पढ़ने लग गए। पानी पी पी के पढ़ रहे हैं पर पढ़े जा रहे हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने कंक्लूड करा कि अरे ये तो टोटल कोलिजन थे। कोलिजन भी दो टाइप के होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन और नॉन इफेक्टिव नहीं होता है, इनइफेक्टिव होता है। इनइफेक्टिव कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। तो इन्होंने बोला ये तो टोटल कोलिजन थे। टोटल कोलिजन दो टाइप के होते हैं, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन्हें बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। इनइफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे, जिसके कारण रिएक्शन हो, उसे बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। वो कोलिजन जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, जो मॉलिक्यूल्स, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन के कारण प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उन मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? एक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक्टिव मॉलिक्यूल्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं? प्रोडक्ट में जा रहे हैं, ये रिएक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स या पैसिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? अब दिमाग में वापस से डाउट आता है। डाउट ये आता है, ये टोटल कोलिजन थे, बहुत अच्छी बात है। टोटल कोलिजन दो टाइप के, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, दो टाइप के हो गए। थोड़ा सा इसको दे दो, थोड़ा सा इसको दे दो, दोनों को आधा आधा बांट दो। आधा आधा बांटने के बाद भी इफेक्टिव कोलिजन के पाले में तो बहुत सारे कोलिजन आएंगे। अभी भी कोलिजन तो ढेर सारे होंगे। चलो ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में रिएक्शन खत्म नहीं हो रही, सेकंड्स में तो हो ही जाएगी, पर फिर भी मिनट में ले रही थी, 25 मिनट, 30 मिनट। तो इन्होंने क्या करा, एक स्टेटमेंट दिया जिसकी मदद से इनकी थ्योरी सेटिस्फाई हो गई। क्या स्टेटमेंट दिया? इन्होंने बोला ये टोटल कोलिजन का छोटा सा फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन है और बड़ा सा फ्रैक्शन इनइफेक्टिव कोलिजन है। अब आप मुझे बताओ, क्या थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट मारी? नहीं, सेटिस्फाई हो गई। बात समझना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, पागल ही बनाया था। इन्होंने क्या बोला? स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन आर इफेक्टिव कोलिजन। स्मॉल फ्रैक्शन, इसका जरा सा फ्रैक्शन इफेक्टिव कोलिजन है। मतलब जरा सा कोलिजन क्या हो रहा है? इफेक्टिव कोलिजन हो रहा है। मतलब जरा से रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए रिएक्शन टाइम ले रही है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो मैं यहां पर लिखना ऐसे, जैसे लिख रहा हूं ना वैसे लिखना। लिखना कोलिजन्स दो टाइप के होते हैं, डिफरेंस लिखना है अपन को। इफेक्टिव कोलिजन्स, इनइफेक्टिव कोलिजन। क्या मत लिखो ये सब, अभी लिख रहे हैं अपन डिफरेंस। पहला पॉइंट लिखेंगे इफेक्टिव कोलिजन में, पहला पॉइंट इफेक्टिव कोलिजन में,
पहला पॉइंट, those collisions which are converting reactants into products, those collisions which are converting reactants into products are known as effective collisions. Ineffective में लिखेंगे are known as effective collisions. Ineffective में लिखेंगे those collisions which are not converting reactants into products are known as ineffective collisions. Next point लिखेंगे those molecules which are converting into product. Effective collision में next point, those molecules which are converting into product, are known as active molecules. Ineffective में next point लिखेंगे those molecules which are not converting into product, are known as inactive slash passive molecules. ठीक है. और एक लाइन इन्होंने बोली थी जिसके कारण इसकी थ्योरी सेटिस्फाई हो गई. वो क्या लाइन थी? स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन्स नहीं, ये तो कॉमन लाइन है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप. डिफरेंस खत्म हो गए. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप. स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन्स आर इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? इफेक्टिव कोलिजन्स. स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन्स आर इफेक्टिव कोलिजन्स. अब मेरे क्वेश्चन का जवाब देना. मुझे एक बात बताओ, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं? दो. कौन कौन से? इफेक्टिव और इनइफेक्टिव कोलिजन. ठीक है. इफेक्टिव कोलिजन वो जिसके कारण रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है. इनइफेक्टिव कोलिजन वो जिसके कारण रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. तो आप मुझे बताओ, काम के कौन से कोलिजन, इफेक्टिव या इनइफेक्टिव? इफेक्टिव कोलिजन काम के हैं क्योंकि इफेक्टिव के कारण ही प्रोडक्ट बन रहा है जो अपन को ऑब्टेन करना है. तो आपने क्वेश्चन का जवाब दिया भाई, काम के कोलिजन कौन से? इफेक्टिव कोलिजन. तो आप मुझे बताओ, पढ़ाई किसकी करनी चाहिए, इफेक्टिव की या इनइफेक्टिव की? इफेक्टिव की. इफेक्टिव कोलिजन कैसे होते हैं और उनको होने के लिए कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, उसके बारे में अपन को पढ़ना है. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, फॉर इफेक्टिव कोलिजन कॉमा two conditions must be satisfied. For effective collisions, two conditions must be satisfied simultaneously. First लिखना नंबर 1 करके. For effective collision,
two collisions must be two conditions must be satisfied simultaneously. First condition, reacting molecules, first condition है reacting molecules must possess, reacting molecules must possess a minimum amount of energy, reacting molecules must possess a minimum amount of energy. सेकेंड कंडीशन लिखना, पहली है रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट पोजेस अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सेकेंड कंडीशन लिखना प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। हाँ ये सेकेंड कंडीशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन ऑफ कोलिजन। अब इसका मतलब क्या है कि इफेक्टिव कोलिजन को होने के लिए साइमल्टेनियसली ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या है, सपोज करो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई दूसरी नहीं हुई तो कोलिजन क्या होगा, इनइफेक्टिव। सपोज करो पहली नहीं हुई दूसरी हो गई तब भी कोलिजन क्या होगा, इनइफेक्टिव। पर अगर दोनों कंडीशन साथ साथ एक साथ सेटिस्फाई हो रही हैं तब जाके कोलिजन होगा इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एक एक करके दोनों कंडीशन डिटेल में स्टडी करनी है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में अपन कुल मिलाकर दो एनर्जी देखेंगे, तो आप क्या करना, ऐसे नंबर 1 करके लिखना। फर्स्ट कंडीशन अपन पढ़ रहे हैं, इसमें दो एनर्जी पढ़ेंगे, पहली होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी और दूसरी होगी एक्टिवेशन एनर्जी। पहली थ्रेशोल्ड एनर्जी, दूसरी एक्टिवेशन एनर्जी। पहली थ्रेशोल्ड एनर्जी ही लिखना, दूसरी मत लिख लेना। अभी थ्रेशोल्ड एनर्जी को पहले डिफाइन करेंगे अपन। सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसमें लिखना द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें लिखना थ्रेशोल्ड एनर्जी में लिखेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be possessed by reacting molecules, the minimum amount of energy which must be possessed by reacting molecules for chemical reaction to occur, which must be possessed by reacting molecules, the minimum amount of energy which must be possessed by reacting molecules for chemical reaction to occur, possessed by reacting molecules, possessed by reacting molecules for chemical reaction to occur, for chemical reaction to occur, full stop. नेक्स्ट अपन लिखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को अपन रिप्रेजेंट करेंगे ई ए से। ए कहां पर है, सबस्क्रिप्ट में है, स्मॉल लेटर नहीं है, ये सबस्क्रिप्ट में है। इसमें लिखना the minimum extra amount of energy, the minimum extra amount of energy, the minimum extra amount of energy required by, the minimum extra amount of energy required by reacting molecules, the minimum extra amount of energy required by reacting molecules for converting into product, for converting into product, the minimum extra amount of energy required by
रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। इन दोनों एनर्जी को अपन को समझना है और डिटेल में समझना है, क्योंकि अगर ऐसे डेफिनेशन पढ़ोगे तो लगभग लगभग सेम ही नजर आ रही है ना। इसको समझने के लिए अपन क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इनको, ठीक है। कौन सी बिल्डिंग है, साकार है। मान लो इस साकार वाली बिल्डिंग में 8 फ्लोर्स हैं, 8 फ्लोर्स, है ना। मान लो 8 फ्लोर है। आपकी क्लास कितने बजे शुरू होती है, 1:45 पर, है ना। और आपकी क्लास लग रही है 8th फ्लोर पर, ठीक है। ना लिफ्ट लगी है, ना एक्सेलेटर लगा हुआ है, एस्केलेटर सॉरी, एस्केलेटर भी नहीं लगा हुआ है, नहीं लिफ्ट है, ठीक है। आप आ गए 1:30 पर खुशी खुशी ग्राउंड फ्लोर पर। कहां पर आ गए, ग्राउंड फ्लोर पर आ गए, ठीक है। आपको जाना कहां पर है, 8th फ्लोर पर। मतलब मैं कह सकता हूं जो आपका टारगेट है वो क्या है, 8th फ्लोर पे जाके क्लास अटेंड करना, ठीक है। आपका टारगेट क्या है, 8th फ्लोर पे जाके क्लास अटेंड करना। अब 8th फ्लोर तक चढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी तो आपके पास होनी चाहिए, है ना। आपको टारगेट अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। मिनिमम कितनी एनर्जी होनी चाहिए, 8 फ्लोर चढ़ने की तो होनी ही चाहिए, तभी जाके टारगेट अचीव होगा। हाँ, ये हो सकता है 9 फ्लोर की हो, 10 फ्लोर की एनर्जी हो आप में, या 15 फ्लोर की हो, या 20 फ्लोर की हो, पर मिनिमम कितनी होनी चाहिए ताकि टारगेट अचीव हो जाए, 8 फ्लोर की एनर्जी तो होनी ही चाहिए। तो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके पास होनी चाहिए, जो आप पजेस करो ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। अब आप आए 1:30 बजे खुशी खुशी। जब 1:30 बजे आओगे तो खाना खाकर आओगे, मतलब आपके पास पहले से कुछ एनर्जी तो होगी, है ना। पहले से आपके पास एनर्जी मौजूद है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 1:30 बजे ग्राउंड फ्लोर पर आए, तेजी से सबको पीछे छोड़कर कि मैं सबसे आगे जाऊंगा और सबसे पहले बैठूंगा फर्स्ट बेंच पर। फर्स्ट फ्लोर चढ़ लिया आपने, धड़ा धड़ 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 करके आवाज जोरों शोरों से, जूते पटक पटक के, सबको पीछे छोड़कर आप फर्स्ट फ्लोर चढ़ लिए। फिर आप सेकंड फ्लोर भी चढ़ लिए, और जैसे ही सेकंड फ्लोर चढ़े आप ढेर हो गए। जैसे ही ढेर हुए, काउंटर पर्सन आया दौड़ा दौड़ा, उसने आपका आई कार्ड देखा, उसमें लिखा था MEP। उसने दिमाग लगाया और सोचा, अरे ये तो 8th फ्लोर पे क्लास लग रही है, ये कहां पर है, सेकंड फ्लोर पर। उसने सब्ट्रैक्शन करा, 8 - 2 = 6 फ्लोर, इसको और चढ़ने हैं। दौड़ा दौड़ा गया, दौड़ा दौड़ा गया कहां पर, छुपी हुई अलमारी के छुपे हुए कोने से छुपा हुआ ग्लूकोज का डब्बा निकालने। अब डॉक्टर ने क्या बोला था उसको, कि अगर 1 फ्लोर चढ़ना है तो 1 चम्मच देना है, 2 फ्लोर चढ़ना है 2 चम्मच देने हैं। अभी सब्ट्रैक्ट करके इसने निकाला था कि 6 फ्लोर चढ़ने हैं, तो इसने क्या करा, यूनिटरी मेथड लगाया। 1 फ्लोर 1 चम्मच, 2 फ्लोर 2 चम्मच, 6 फ्लोर 6 चम्मच, आहा देने लगा। 4 5 6, ये मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर से आपको दी जा रही है फ्री में एलन के द्वारा, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब कुछ एनर्जी आपके पास पहले से मौजूद थी, वो एनर्जी कितनी थी, 2 फ्लोर चढ़ने की। ये एनर्जी क्या हुई, एनर्जी पजेस्ड बाय यू। ये कौन सी एनर्जी हुई, एनर्जी पजेस्ड बाय यू, ठीक है। पर टारगेट अचीव करने के लिए आपके पास मिनिमम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, वो आपको बाहर से दी जा रही है, ठीक है। वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको बाहर से दी जाए ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए, उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी, और ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है। एक एनर्जी तो वो
जो मिनिमम आपके पास होनी चाहिए ताकि आपका टारगेट अचीव हो सके, वो मिनिमम एनर्जी जो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके पास पजेस्ड होनी चाहिए ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए, उसे बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी। पहले से आपके पास कुछ एनर्जी होगी, ये एनर्जी क्या कहलाएगी? एनर्जी पजेस्ड बाय यू। अब जो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बाहर से आपको रिक्वायर्ड है ताकि आपका टारगेट अचीव हो जाए, उसे बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। 6 चम्मच ही खिलाएगा, 7वां नहीं खिलाएगा। क्यों नहीं खिलाएगा? क्योंकि इसको चम्मच चम्मच का हिसाब देना पड़ता है। अगर ऐसे हिसाब नहीं मांगेंगे तो पता चला ये खा खा के खुद ही फैल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो मिलेगा आपको 6 चम्मच ही, मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी मिनिमम ही देनी है ताकि आपका टारगेट अचीव हो सके, और ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर से दी जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? ठीक है। अब ये तो बात किसकी हुई? आपकी। पर अपन बात किसकी कर रहे हैं? कोलिजन थ्योरी की। कोलिजन थ्योरी में कोलिजन कौन कर रहा है? रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है अपन को। अब अगर मैं बात करूं रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स की, तो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स का टारगेट क्या होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। इनका मेन अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? जैसे तैसे उनको क्या करना है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है। और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए। मॉलिक्यूल्स के पास कुछ ना कुछ तो एनर्जी होनी चाहिए, और अगर ऐसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पड़े पड़े प्रोडक्ट बना रहे होते। कुछ ना कुछ तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके तो रिएक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर नहीं होती रिक्वायरमेंट तो पड़े पड़े प्रोडक्ट बन जाता, पड़े पड़े बम बन जाता, है ना? तो एक चीज समझ में आती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टारगेट क्या होता है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। और हर पर्टिकुलर रिएक्शन की अगर अपन बात करें, उसमें मॉलिक्यूल्स को कुछ ना कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास होनी चाहिए। तो मान लो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को जिस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास कुछ मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तभी जाके वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का टारगेट क्या है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। और टारगेट को अचीव करने के लिए उनके पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए, मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, इसे बोलूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। मॉलिक्यूल्स के पास पहले से ही कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, मान लो इतनी एनर्जी पहले से है। अब आप कहोगे सर ये एनर्जी आई कहां से? टेम्परेचर के कारण। 0 केल्विन पर अपन कहते हैं मॉलिक्यूल्स के सारे मोशन सीज हो जाते हैं, है ना? परफेक्ट क्रिस्टल होता है वो, है ना? पर क्या अपन 0 केल्विन पे स्टडी करते हैं? नहीं। अपन कब स्टडी करते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन, 300 केल्विन पर स्टडी करते हैं। तो आप मुझे बताओ 0 केल्विन से 300 केल्विन टेम्परेचर ले जाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ा नहीं बढ़ा? और अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आएगी। ये बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं एनर्जी आने के। काइनेटिक एनर्जी हो गई। आज अगर आपको पहली बार कोई बोल दे कि आपको रिएक्शन परफॉर्म करना है, आप सालों से कह रहे हो अपने लैब असिस्टेंट को मुझे रिएक्शन करने दो, मुझे रिएक्शन करने दो, उसने कभी भी आप पर भरोसा नहीं दिखाया। अब एक दिन वो अपने आप ही बोल देता है कि आज आपको रिएक्शन करनी है। आप बहुत खुश, और इतना खुश कि सोचने लग गए आज मौका मिला है, पता नहीं कल मिला ना मिले, आज ही हाथ साफ कर लेता हूं। है ना? तो लैब असिस्टेंट ने बोला वो रहा शेल्फ, वहां पर सेकंड बॉटल लेकर आओ। आप गए उचक उचक के, बॉटल उठाई, आहा, पहले आपको टेस्ट ट्यूब भी नहीं छूने दिया करते थे, आज पूरी बॉटल हाथ में है, उचक उचक के ला रहे हैं। इस फॉर्म में इनको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी। बहुत सारे सोर्सेज होते हैं मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आने के। ये क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी मिल रही है मॉलिक्यूल्स को, है ना? तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मतलब मैं कह सकता हूं मॉलिक्यूल्स के पास पहले से कुछ ना कुछ एनर्जी है, और इसे बोलूंगा मैं एवरेज एनर्जी, या मैं ऐसे कह दूं एनर्जी एट ग्राउंड स्टेट। ठीक है? या मैं ऐसे कह दूं एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है? अब इनका टारगेट क्या था? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना। रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए इनके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए, यह है थ्रेशोल्ड एनर्जी। इनके पास एनर्जी है इतनी, तो कुछ मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी की इनको रिक्वायरमेंट है। वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ये ऑब्टेन करें ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलेंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इनको ऑब्टेन करनी है,
जो इनको रिक्वायर्ड है ताकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। अब प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट होंगे? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके। उसे ही अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दोनों डेफिनेशन पढ़ना एक बार। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी possessed by reacting molecules for chemical reaction to occur। मिनिमम वो एनर्जी ताकि उनका टारगेट अचीव हो सके। मिनिमम वो एनर्जी जो इनके पास होनी चाहिए ताकि इनका टारगेट अचीव हो सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ो, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स फॉर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट। मिनिमम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी इनको रिक्वायर्ड है, और ये आएगी कहां से? बाहर से, ताकि इनका टारगेट अचीव हो सके, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। उसे बोलेंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी। ये बात समझ में आ रही है? अब बहुत बार ऐसे अपन बात करें ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स बहुत सारे तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्म में ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो अपन कह सकते हैं टेम्परेचर के कारण, है ना। बहुत बार क्या होता है, ये एनर्जी गैप बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। एनर्जी गैप मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है। तो कोलिजन के कारण भी क्या होता है? एनर्जी का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो एनर्जी के एक्सचेंज के कारण कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं? ये बैरियर क्रॉस कर लेते हैं और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा अपन को बाहर से ही प्रोवाइड करानी पड़े, कभी कभार इनको इंटरनली मिल जाती है। ठीक है, कोलिजन के कारण हो गए, ये बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। बॉन्ड एनर्जी का भी बहुत सारा इसमें रहता है। पर अगर अपन यहां पर बात करें इनके ग्राफ की, तो इसको अपन को जो भी अपन ने अभी तक समझा है ना, इसको ग्राफिकली समझेंगे। कल समझेंगे, क्योंकि दो ग्राफ आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। अब एक बनाऊंगा तो नेक्स्ट क्लास में मुझे वापस बनाना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक काम करो, BB1 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB1, BB2, BB3, किसी को भी डाउट है तो बोल दो फटाफट। 1 2 3, 1 2 3 में किसी को डाउट है तो बोलो। BB2 का क्वेश्चन नंबर 3, मॉड्यूल देना, मॉड्यूल देना। BB2 का क्वेश्चन नंबर 3 सारा डिस्कस नहीं कर रहे, थोड़ा सा ही करेंगे। BB2 का क्वेश्चन नंबर 3। BB1 में किसी को डाउट नहीं है ना? इसमें क्या हो गया, दिक्कत आ गई आपको? किसको डाउट था? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3, इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसमें क्या हो गया? देखो रेट लॉ लिखा हुआ है, R इज इक्वल टू, इधर देखो, अब देख लेते हैं एक बार। R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1/2 और B की पावर 2। इधर देखो अब, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कंसंट्रेशन A और B का इंक्रीज कर दिया, तो अपन को क्या पता लगाना है? इनिशियल रेट में क्या चेंज नजर आए। मतलब अपन को R डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। K क्या है? BB 1। कंसंट्रेशन A का बढ़ा दिया गया है 4 से, तो 4A लिखूं या 4 की पावर 1/2, और B को बढ़ा दिया है 2 से, तो 2 की पावर 2। ये हो गया 2 इंटू 4, 4 to 8 आ गया। 8 आ रहा है, 32 कहां से आ रहा है? तो 2 क्या, चलो कोई बात नहीं। BB3, किसी को डाउट? BB3 क्वेश्चन 3। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे तो बस एक बात बता दो, ऑर्डर क्या है इस क्वेश्चन में रिएक्शन का? कैसे पता? रिएक्टेंट क्या? बिल्कुल सही कह रहे हो। साथ ही साथ अगर यहां पर अपन बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर आ चुका है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर आ गया, हाफ लाइफ पता है 10 मिनट है।
अब अगर हाफ लाइफ 10 मिनट है तो टी हाफ इज इक्वल टू, मैं बोल सकता हूं 0.693 बाय के। ये कितना है 10 मिनट, तो के की वैल्यू आ जाएगी 0.693 बाय 10, है ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है टाइम अपन को निकालना है, मुझे जवाब देना ध्यान से। एक्सप्रेशन लिखूंगा के टी इज इक्वल टू 2.303, सब देना ध्यान से जवाब। लॉग ए नॉट कितना मानू 100, ए टी बता दो कितना होगा। रिड्यूस्ड टू मतलब 10, रिड्यूस्ड टू 10% मतलब रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो अब 10% तक रिड्यूस हो चुका है। 10% से रिड्यूस नहीं हुआ है, 10% तक रिड्यूस हो गया है, मतलब ये है 10। रिड्यूस्ड टू और रिड्यूस्ड बाय में डिफरेंस पता होना चाहिए, और अगर डिफरेंस नहीं पता है तो रट लेना कि जहां भी 2 लिखा हुआ है उसके साथ जो वैल्यू दे रखी है वो यहीं पे रखनी है। ऐसे रटना पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी समझ में आनी चाहिए, है ना। ऐसा मैं क्वेश्चन आपको आगे कराऊंगा, वहां पर 2 और बाय का डिफरेंस समझ में आएगा आपको, है ना, आगे मैं कराऊंगा, है ना। पर अगर यहां पर आ चुका है तो इसका मतलब समझ लो जो रिएक्टेंट है वो 10% तक रिड्यूस हो गया है ना। अब हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, है ना। BB3 में किसी को डाउट? एक्सरसाइज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को डाउट है क्या? बोलो ना, कोई तो होगा महानुभाव। 1 to 10 किसी को डाउट नहीं है? 30 तक डिस्कस करेंगे, 39 तक बस। 11 to 20, 12 में क्या दिक्कत है? एलसीएम लेना है टमाटर। 11 to 20, 21 to 30। एक बात बताओ, हाँ कहा 20 में क्या? सेम क्वेश्चन क्लास में करा है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन कराया है ऐसा। एक्स और वाई वहां पर ए और बी था, नहीं हुआ था आपसे? बाहर पूछना मेरे से, कैलकुलेशन दिखाना, कैलकुलेशन करो भी, अभी करो कैलकुलेशन। हाँ अरे तो अभी कर लो ना, आपको गलती पता पड़ जाएगी, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ गलती क्या करी है। देखो मैं तो कर दूंगा 2 मिनट में, और ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने क्लास में भी कर रखा है, जहां पर ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, होमवर्क दिया था, फिर मैंने सॉल्व भी करा था। 21 to 30 किसको डाउट? 30 तक ही कर रहे हैं डिस्कस, 43 अभी नहीं कर रहे। 21 to 30 तक किसको डाउट? तो 31 to 39 भी बता दो। 30, 35 ध्यान से सुनना, 35 सब ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO इन्वॉल्व इन द स्लोएस्ट स्टेप। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो अगर CO स्लोएस्ट स्टेप में होता तो रेट ऑफ रिएक्शन में वो आता। सुनो एक मिनट ध्यान से सुनना, अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अगर CO स्लोएस्ट स्टेप में होता तो रेट लॉ में आ जाता, है ना। क्या आ रहा है रेट लॉ में? नहीं आ रहा है, पहली चीज तो ये हो गई। पर सर ऐसा भी तो हो सकता था CO इंटरमीडिएट हो और बाद में हटा दिया गया हो। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसा भी तो हो सकता था CO इंटरमीडिएट रहा हो और उसको बाद में हटा दिया गया हो सकता है ऐसा भी। पर क्या CO इंटरमीडिएट है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नजर आ रहा है, मतलब CO इंटरमीडिएट नहीं है। तो ये दोनों चीजें चेक करनी पड़ेगी। और अगर यहां पर अगर ऐसा होता कि CO सच में इंटरमीडिएट होता तो आंसर हो जाता कांट बी प्रेडिक्टेड, कुछ भी हो सकते थे। समझ में आया क्वेश्चन? सॉल्यूशन समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो। 39 तक किसी को डाउट? थैंक यू।